प्यारे बच्चों, ये वीडियो टेट, सीटेट और सुपर टेट के विद्यार्थियों के लिए बनाई जा रही है और इसके हमने 3 अध्याय पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। चौथे अध्याय का पहला भाग कंप्लीट हो चुका है, चौथे अध्याय का दूसरा भाग है ये। तो जिन्होंने पहले भाग नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और ये 1 लाइन क्वेश्चन की वीडियो चल रही है, तो इसमें आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और लिखते जाइए। ये सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपको आने वाले टीचर से संबंधित सारे एग्ज़ाम में ये काम आने वाली हैं। तो चौथे अध्याय का पहला पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था, दूसरा पार्ट अपन को कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 26, जॉन डीवी ने बच्चों के विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान कैसे निकाला है? जॉन डीवी ने बच्चों के विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान कैसे निकाला है? तो इसका आंसर है वैज्ञानिक विचार प्रक्रिया से। ठीक है, आप नोट करते जाइए, इसको पढ़ते जाइए और वीडियो को कोशिश करिएगा बार बार देखिए, क्योंकि मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो मनोविज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी इतना जानते होंगे कि एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। जब हम किसी सब्जेक्ट को या किसी प्रश्न को बार बार पढ़ेंगे, 10 बार, 15 बार, 20 बार पढ़ेंगे, तब जा कर के याद होता है। एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। जिन विद्यार्थियों ने मनोविज्ञान पढ़ा है वो ये चीज़ जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, अधिगम में पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है? अधिगम में पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है बालक कार्य को शीघ्र सीखता है। अधिगम में पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है? बालक कार्य को शीघ्र सीखता है। यानी कि पुरस्कार देते हैं तो क्या होता है, वो मोटिवेट हो जाता है और कार्य को जल्दी सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षण के संदर्भ में अभिप्रेरण क्या है? शिक्षण के संदर्भ में अभिप्रेरण क्या है? तो आंसर है किसी तथ्य को जानने के लिए उत्कृष्ट इच्छा। किसी तथ्य को जानने के लिए उत्कृष्ट इच्छा, शिक्षण के संदर्भ में अभिप्रेरण। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि शब्दों का ही खेल है मनोविज्ञान में। ठीक है, अभिप्रेरण, जब भी कभी ऐसे शब्द मिले हैं शिक्षण के संदर्भ में अभिप्रेरण, तो आपको एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, प्रेरण। जो आगे उपसर्ग लगा हुआ है वो तो है ही, लेकिन अगर आप उपसर्ग छोड़ के प्रेरण पे ध्यान दे लोगे तो भी आपको बात समझ में आ जाएगी। शिक्षण के संदर्भ में प्रेरण क्या है, यानी कि प्रेरणा क्या है? किसी तथ्य को जानने के लिए उत्कृष्ट इच्छा। ठीक है, जब किसी तथ्य को जानने के लिए आपके मन में उत्कृष्ट इच्छा होती है तो वही उसकी प्रेरणा बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, पाठ्यक्रम का शिक्षक द्वारा किए जाने वाले शिक्षण में क्या उपयोग है? पाठ्यक्रम का शिक्षक द्वारा किए जाने वाले शिक्षण में क्या उपयोग है? तो आंसर है इसका पाठ्यक्रम निर्धारित तथ्यात्मक विवरण है जिसकी सीमाओं में शिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न को समझते जाइए। चलिए, पाठ्यक्रम का शिक्षक द्वारा किए जाने वाले शिक्षण में क्या उपयोग है? जो पाठ्यक्रम है, शिक्षक द्वारा जो शिक्षण किया जाता है उसमें क्या उपयोग है पाठ्यक्रम का? इसमें पाठ्यक्रम का उपयोग पूछा गया है विषय सूची का। तो उपयोग क्या है? पाठ्यक्रम एक निर्धारित तथ्यात्मक विवरण है। जो पाठ्यक्रम है आपका वो क्या है? निर्धारित तथ्यात्मक विवरण है जिसकी सीमाओं में शिक्षण दिया जाता है। ठीक है, आपका पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया गया, सिलेबस डिसाइड कर दिया गया, उसी के वो एक निर्धारित तथ्यात्मक विवरण हो जाता है, उसी की सीमाओं में रह करके आपका शिक्षण किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी क्लास में आपको बच्चों को 20 तक के पहाड़े सिखाना तो आप 30 तक नहीं सिखा सकते हो, या 10 तक सिखाना तो 20 तक नहीं सिखा सकते हो। आपको 10 तक ही सिखाना पड़ेगा अगर 10 तक सिलेबस में है तो। ठीक है, तो क्या है? पाठ्यक्रम निर्धारित तथ्यात्मक विवरण है जिसकी सीमाओं में शिक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, परोपकारिता का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? परोपकारिता का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? तो आंसर है सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत। जो भी परोपकार वाली चीज़ें होती हैं, परोपकारिता का जो सिद्धांत होता है वो सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत आता है। यानी कि जो आपका परोपकार है वो एक प्रकार का क्या है? सामाजिक मूल्य है। ठीक है, परोपकार आपका सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 31,
दृष्टिहीन बच्चों में कौन सी इंद्रिय अधिक तीव्र होती है? दृष्टिहीन बच्चों में कौन सी इंद्रिय अत्यधिक तीव्र होती है? तो ये होता है स्पर्श करना। जो बच्चे देखने में असमर्थ होते हैं, देख नहीं पाते हैं, उनकी स्पर्श शक्ति बहुत तेज होती है। किसी को भी छू करके बहुत तेज बता सकते हैं, और सूंघने की शक्ति भी उनमें तेज होती है। ठीक है, आप आंसर देख लेना। अगर स्पर्श करना ना हो तो सूंघने की शक्ति भी उनकी तेज होती है, स्पर्श करना तो होता ही है बहुत तेज। क्वेश्चन नंबर 32। यदि शिक्षक बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना चाहता है तो उसे कक्षा में किस प्रकार का माहौल बनाना चाहिए? यदि शिक्षक बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना चाहता है तो उसे कक्षा में किस प्रकार का माहौल बनाना चाहिए? तो इसके देखिए 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, बच्चों को उत्तर देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बच्चे जो हैं उनको क्या होना चाहिए? उत्तर देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से वो अपना उत्तर दे सकें। दूसरा, अहम अभिव्यक्ति के लिए अवसर देना चाहिए, उत्तर दें और खुद की अभिव्यक्ति भी दे सकें। ठीक है, जैसे कि अपन ने कोई टॉपिक उनको बताया तो उसका आंसर दें, और उसके बाद वो अगर कोई अपनी अभिव्यक्ति देना चाहते हैं, अपना मत रखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए, उनके लिए भी अवसर उनको देना चाहिए। तीसरा, मौलिकता एवं लचीलेपन को प्रोत्साहित करना चाहिए। मौलिकता एवं लचीलेपन को प्रोत्साहित करना चाहिए। मौलिकता एवं लचीलेपन का अर्थ होता है कि उन्हें जो है कि अपने आंसर के लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं देना चाहिए, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं देना चाहिए। जो भी वो दें पूरे मन से दें, बिना प्रेशर के दें। ठीक है, मौलिकता और लचीलेपन से मतलब प्रेशर से है, आपको किसी प्रकार का उनको प्रेशर नहीं देना, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। वो अपने इच्छा अनुसार अपना आंसर दें, पूरी तरीके से निर्भय होकर के। किसी प्रकार का डर मन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर डर होगा तो मौलिकता और लचीलेपन नहीं आएगा उसमें। तो यदि शिक्षक बच्चों में सृजनात्मकता का मतलब होता है कि हम जो है कि किसी विषय को जानें, किसी टॉपिक को जानें, और उसके बाद उसी सब्जेक्ट को पढ़ करके कोई नई चीज़ बनाएं, कोई नई थ्योरी बनाएं, कोई नया प्रैक्टिकल बनाएं, कोई नई वस्तु बनाएं। ठीक है, अगर हमने कोई ज्ञान सीखा है, उसी ज्ञान के आधार पर हम कोई नई चीज़ बना लेते हैं तो वो सृजनात्मकता कहलाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 हो गया। बच्चों को उत्तर देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अहम अभिव्यक्ति के लिए अवसर देना चाहिए, मौलिकता एवं लचीलेपन को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33। किसी एक विषय पर चेतना को केंद्रित करना क्या कहलाता है? किसी एक विषय पर चेतना को केंद्रित करना क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं ध्यान या अवधान। तो इसमें देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देना है, कभी अवधान लिखा आ सकता है, कभी ध्यान लिखा आ सकता है, तो दोनों एक ही चीज़ है। किसी एक विषय पर चेतना को केंद्रित करना, जो आपका चेतना है, यानी कि चेतना मतलब होता है चेतन मन। ठीक है, चेतन मन को ही चेतना आप कह सकते हो। जो आपका चेतन मन है उसको एक विषय पर केंद्रित करना है तो आप उसको ध्यान कहोगे। जब एक विषय पर केंद्रित हो जाएगा तो ध्यान कह सकते हो, उसी को अवधान कहते हैं। और ये आपका डब भेले के अनुसार है। डब भेले एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार ऐसा माना गया है। क्वेश्चन नंबर 34। जो व्यवहार बार बार दोहराए जाने से स्वचालित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अगर आप किसी व्यवहार को बार बार दोहराते हैं और वो फिर बाद में स्वचालित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? कई बार ऐसा घटना होता है कि हम किसी चीज़ को बार बार करते रहते हैं, फिर वो हमारी आदत में आ जाता है तो उसको कहते हैं आदत। ठीक है, सबकी आदत होती है बहुत सारी, तो जब हम किसी व्यवहार को बार बार दोहराते हैं तो वो आदत बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। बुनियादी शिक्षा का आधार कैसा है? बुनियादी शिक्षा का आधार कैसा है? तो आंसर है मनोवैज्ञानिक। बुनियादी शिक्षा का आधार कैसा है? मनोवैज्ञानिक। इसमें पाठ्य पुस्तक की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है। इसमें क्या किया जाता है? तो पाठ्य पुस्तक की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है उपचारात्मक विधि की विशेषता क्या है? उपचारात्मक विधि की विशेषता क्या है? तो देखिए इसमें 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है समस्याग्रस्त व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, जब आप किसी का उपचार करते हैं तो समस्याग्रस्त जो भी व्यक्ति है उसका क्या करना है, उसके व्यवहार का पहले हम अध्ययन करेंगे। समस्या के निराकरण के लिए निदान को महत्व देना। समस्या का जो निराकरण करेंगे सबसे पहले उसको निदान करें। निदान मतलब होता है जो उसकी कमियां उसको पता लगाना, कमियों को पता लगाने को निदान कहा जाता है, जो भी कमी उसके अंदर है। ठीक है, पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद में उसकी कमियों का पता लगाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट है समस्या के निराकरण के लिए उपचार देना। बात समझ में आ गई? 3 पॉइंट है। पहले आपको क्या करना है, उसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे, निदान यानी उसके समस्या का पता लगाएंगे और फिर उसका उपचार करेंगे। उपचारात्मक विधि की विशेषता ये है। ठीक है, तो उपचारात्मक विधि में समझ में आ गई बात। तो इसमें समस्याग्रस्त व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, फिर समस्या के निराकरण के लिए निदान को महत्व देना है और फिर समस्या के निराकरण के लिए उपचार करना है। 3 चीज़ इसमें देखिए आपका आ गई है। क्वेश्चन नंबर 37, बीज कोष की निरंतरता का बायोमेट्रिक सिद्धांत किसके सिद्धांत है? बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, बीज कोष की जो निरंतरता का बायोमेट्रिक जो सिद्धांत है किसका है? ये वंशानुक्रम का है। क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान किस प्रकार उपयोगी है? तो हमने आपको देखिए पहले ही बताया था, जब से हम मनोविज्ञान क्लास चल रही, जब से हमने बताया था कि जो मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, ये बालकों के लिए नहीं है, शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के लिए ही उपयोगी है। बालक अभी इसको नहीं समझ पाएगा। ठीक है, आप शिक्षक बनने जा रहे हो, आपको ये चीज़ समझनी है। तो शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान किस प्रकार उपयोगी है? तो कभी भी देखिए एक चीज़ तो समझ ही लेना कि बालक के लिए नहीं, शिक्षक के लिए है। बात रही उपयोगी की, तो देखते हैं 3 पॉइंट इसमें दिए हैं। पहला पॉइंट, बाल विकास की प्रक्रिया का ज्ञान। शिक्षक को क्या होना चाहिए? बाल विकास की प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आपको बाल विकास क्यों पढ़ाया जा रहा है इस चीज़ को समझिए। ठीक है, जब टीटी नहीं चलता था या बीएड नहीं चलता था तो भी शिक्षक होते थे, लेकिन जब मनोविज्ञान नहीं था तो शिक्षकों को क्या ज़रूरत पड़ी मनोविज्ञान पढ़ने की? कुछ समस्या आती हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी आता है। तो प्रारंभिक शिक्षा में बहुत सारी परेशानी आई और परेशानियों का समाधान करने के लिए मनोविज्ञान बनाया गया और बाल मनोविज्ञान का इसमें जो है कि प्रवेश कराया गया शिक्षा में, और इसकी है बाल विकास की प्रक्रिया का ज्ञान आपको इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, केवल आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ उसकी प्रक्रिया का ज्ञान भी होना चाहिए। दूसरा है छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं का ज्ञान। छात्रों का विकास कैसे किया जाए इसका ज्ञान भी आपको होना चाहिए। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान। शिक्षण विधियों और शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? मनोविज्ञान का जो अध्ययन है किसके लिए आवश्यक होता है? ये देखिए क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं, फिर भी देखिए देख लेते हैं। उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप में शिक्षण एवं शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो मनोविज्ञान है वो किसके लिए ज़रूरी है? उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप में शिक्षण एवं प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं। लेकिन देखिए हमने कहा जब मनोविज्ञान जो बच्चे पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान में बहुत कुछ सीखते हैं। तो मनोविज्ञान का एक मत हम अपनी तरफ से इस प्रश्न के लिए रख देते हैं, ये तो इसका आंसर किताबी है। एक मत हमारी तरफ से कि मनोविज्ञान हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसमें दिया गया मनोविज्ञान उन सभी के लिए ज़रूरी है जो किसी न किसी रूप में शिक्षण प्रशिक्षण जुड़ी है, लेकिन हमारा अपना मत है कि मनोविज्ञान हर इंसान के लिए ज़रूरी है। मनोविज्ञान केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, जीवन को सरल बनाने के लिए भी उपयोगी है। तो उन सभी के लिए जो किसी न किसी रूप में शिक्षण एवं प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 3 वर्ष या इससे ऊपर की उम्र के बच्चों को सिखाने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी? 3 वर्ष या इससे ऊपर की उम्र के बच्चों को सिखाने के लिए कौन सी विधि उपयोगी होगी? तो परिवेश में उपलब्ध सामग्री द्वारा खेल खेल में सिखाना। ठीक है, छोटे बच्चों को
जो भी परिवेश में सामग्री होती है, परिवेश में उपलब्ध सामग्री के द्वारा खेल खेल में उनको सिखाना, जिससे वो आसानी से सीख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता पर पहुंचता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सारे विकास के रूप हैं। यह किस अवस्था में पूर्णता पर पहुंचता है? तो यह किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में आपका शारीरिक विकास पूरा हो जाता है, मानसिक विकास पूरा हो जाता है, सामाजिक विकास पूरा हो जाता है और संवेगात्मक विकास भी पूरा हो जाता है। अब आप कहोगे कि मानसिक विकास तो ज़िंदगी भर चलता रहता है। यहाँ पर केवल फिजिकल विकास की बात हो रही, शारीरिक विकास फिजिकल, मानसिक विकास भी फिजिकल, जो हमारा बॉडी पार्ट है। उसके बाद में सामाजिक विकास, यानी कि एक तरीके से पूर्णता पहुँच जाता है, फिर उसको हम धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, बच्चों का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बच्चों का सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? माता। यदि कोई बच्चा अपनी वय के प्रतिकूल आचरण करते हुए विलक्षण प्रदर्शन करे तो यह किसका प्रभाव होगा? यदि कोई बच्चा अपनी वय के प्रतिकूल आचरण करते हुए विलक्षण प्रदर्शन करे तो यह किसका प्रभाव होगा? ठीक है, कोई बच्चा है अपने वय के अनुसार, यानी कि अपने जो उसकी प्रकृति के प्रतिकूल आचरण करता है, तो यदि कोई बच्चा अपनी वय के प्रतिकूल आचरण करते हुए विलक्षण प्रदर्शन करे तो यह किसका प्रभाव होगा? अत्यधिक बुद्धि गुणांक के प्रभाव से विलक्षण बुद्धि प्रकृति प्रदत्त होती है। ठीक है, अत्यधिक बुद्धि गुणांक के प्रभाव से क्या होता है? विलक्षण बुद्धि प्रकृति प्रदत्त होती है। क्वेश्चन नंबर 44, खेलों के द्वारा सामाजिक विकास कैसे होता है? खेलों के द्वारा सामाजिक विकास कैसे होता है? बालक समूह में खेलता है जिससे सामाजिक विकास होता है। क्या होता है? बालक समूह में खेलता है जिससे सामाजिक विकास होता है। और एक चीज़ जान लीजिए, बालक के विकास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल खेल का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 45, किशोरावस्था की विशेषताएं क्या हैं? किशोरावस्था की विशेषताएं पूछी गई हैं। तो किशोरावस्था की विशेषताएं हैं संवेगों में अधिकता। किशोरावस्था में संवेग बहुत तेज होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। कल्पना की बहुलता, किशोरावस्था में बच्चा कल्पनाओं में ही डूबा रहता है, अधिकतर काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा खोया रहता है। तीसरा नंबर मानसिक विकास, मानसिक विकास भी इसकी चरम पर होता है। और एक चीज़ और बता दें, किशोरावस्था के बारे में सबसे ज़्यादा किसने बात की है? तो मनोवैज्ञानिक हल ने, मनोवैज्ञानिक हल ने किशोरावस्था के बारे में सबसे ज़्यादा बात की है। क्वेश्चन नंबर 46, किसको किशोरावस्था की विशेषता नहीं कह सकते हैं? किसको किशोरावस्था की विशेषता नहीं कह सकते हैं? तो संचय की प्रवृत्ति, संचय की प्रवृत्ति किशोरावस्था की विशेषता नहीं कह सकते हैं। हालांकि संचय की प्रवृत्ति तो पूरी उम्र रहती है, जैसे ही बच्चा को होश संभालता है तब से लेकर के मृत्यु तक संचय की प्रवृत्ति सब में होती है। लेकिन बात यहाँ पर सबसे ज़्यादा और कम की है, तो किशोरावस्था में संचय की प्रवृत्ति थोड़ा सा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 47, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो छात्र में जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, मूल्यांकन का सबसे अच्छा रूप क्या है? मूल्यांकन का सबसे अच्छा रूप क्या है? तो मूल्यांकन का सबसे अच्छा रूप है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये मूल्यांकन का सबसे अच्छा रूप होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन उसका छात्र का पूरी तरीके से मूल्यांकन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49,
एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, होना क्यों आवश्यक है। ठीक है, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। जो शिक्षक है उसको शिक्षण विधियों का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इससे क्या होता है, शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ठीक है, कैसे हो जाता है वो बताते हैं। इसका आंसर पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं कैसे हो जाता है। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप शिक्षक हो, आपको शिक्षण विधियों का अच्छे से ज्ञान है, तो सबसे पहली बात तो ये कि विद्यार्थी का आपसे लगाव बना रहेगा, और आपकी शिक्षण विधियाँ अच्छी हैं तो विद्यार्थी आपको अपना मानेगा, अपना बता के अपनी समस्याओं को बताएगा, और आप भी उनकी समस्याओं को जान पाओगे आप भी उनकी समस्याओं को अच्छे से समझ पाओगे। और जब हम किसी समस्या को जान लेते हैं, किसी रोग को जान लेते हैं, तो उसका उपचार करना भी आसान हो जाता है। तो एक अच्छे शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। इससे शिक्षण आपका अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, अभिप्रेरण के सिद्धांत कौन से हैं। अभिप्रेरण के सिद्धांत कौन से हैं, इसमें देखिए 3 हैं पॉइंट। तत्परता का सिद्धांत, दूसरा सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत, तीसरा परिवर्तन एवं विविधता का सिद्धांत। ठीक है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन से हैं, तत्परता का सिद्धांत, सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत और परिवर्तन एवं विविधता का सिद्धांत। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ये लिख रहे होंगे, सब ने लिख ली है। लिखते जाइए और इनके बाकायदा नोट्स बनाते जाइए। जो वीडियो जिसने नहीं देखी है वो पहले जा कर के प्ले लिस्ट में देख लें और लिख लें। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, ये चौथे अध्याय का दूसरा पार्ट था, कंप्लीट हुआ। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी, सब्सक्राइब कर लें। चौथे अध्याय का तीसरा पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे, तो वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको अगले अध्याय की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं टेट, सीटेट, सुपर टेट की, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।